हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो चलिए आज इस लेक्चर के माध्यम से हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। तो अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं वो विद्युत धारा के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, और साथ ही विद्युत धारा किसी चालक के अंदर किस प्रकार से गति करती है वो भी अपन ने पढ़ा है। कौन कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं जो कि आवेश को लेके जाते हैं जिससे धारा उत्पन्न होती है, वो भी अपन पढ़ चुके हैं। और इसके साथ में ही जो अपवहन वेग का सूत्र भी अपन ने व्युत्पन्न कर लिया है, और अपवहन वेग क्या होता था ये अपन ने पढ़ लिया है। तो आज एक नई भौतिक राशि लेके आए हैं जिसका नाम है धारा घनत्व। और आज के टॉपिक के अंदर एक तो धारा घनत्व अपने को पढ़ना है, और एक पढ़ना है अपने को धारा घनत्व व अपवहन वेग में संबंध। ठीक है, तो चलिए पहले अपन स्टार्ट करते हैं धारा घनत्व को। तो चलिए अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए, साथ साथ में नोट्स लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, लिखना बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, तो धारा घनत्व क्या होता है इसको समझने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल की हेल्प लेता हूँ। तो मान लिया कि अपने पास में चालक तार है एक, ठीक है, ये अपन ने चालक तार ले लिया जिसकी लंबाई अपन ने ले ली L। ठीक है, मान लिया तांबे का है, किसी का भी अपन ने एक चालक तार ले लिया, ये है जिसकी लंबाई L है और इसका क्षेत्रफल है A1। ठीक है, इस चीज का क्षेत्रफल। अब दूसरा तार मैंने इससे कनेक्ट कर दिया है श्रेणी क्रम में, इस प्रकार से दूसरा तार अपन ने कनेक्ट कर दिया है जिसका क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा कर दिया अपन ने। ठीक है, और लंबाई अपन ने ले ली है उतनी की उतनी, वो की वो लंबाई है। इसकी लंबाई भी कितनी है? L है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है? A2 है। बात समझ में आ रही? ऐसे ही अपन क्या करते हैं, एक तीसरा तार ले लेते हैं। ठीक है, ये तीसरा तार अपन ने लिया और इसकी भी लंबाई कितनी है? समान ही है, L ही है। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल कितना है? A3। तो ये तो क्लियर नजर आ रहा है अपने पास में कि A3 बड़ा है A2 से और A2 बड़ा है A1 से। क्लियर बात? क्यों कर रहे हैं अपन देखेंगे। तो मान लिया कि इसके अंदर धारा प्रवाहित कर रहे हैं अपन, इसके अंदर अपने को क्या करनी है? धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, तो धारा प्रवाहित करने का मतलब क्या हुआ? अपन इन दोनों सिरों के मध्य क्या करते हैं? एक बैटरी लगाते हैं, और बैटरी लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तभी धारा उत्पन्न होगी। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो गतिमान आवेश है, जब गतिमान आवेश है एक निश्चित दिशा में गति करते हैं तभी तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे कुछ आवेश जा रहा होगा इस साइड से, इलेक्ट्रॉन यानी कि धारा इस साइड में प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इस साइड में गति कर रहे हैं। तो मान लिया कि कुछ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये पहला इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये दूसरा ले लिया, ये तीसरा ले लिया, ये चौथा ले लिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन अपन ने मान लिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे? इस साइड में, क्योंकि धारा इस साइड में जा रही है तो इसी प्रकार से होगी। और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी साइड में, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी साइड में, चौथा इलेक्ट्रॉन भी इस साइड में ये गति करेगा। क्लियर बात? तो चलिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन गए हैं, अब ये जो इलेक्ट्रॉन गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन, अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन ही इधर जाएंगे। ये स्पेसिफिक नहीं बता रहा कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो अपन ने समझने के लिए किया है, क्योंकि यहाँ पे असंख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको अपन डिनोट नहीं कर सकते सबको। ठीक है, तो इस वजह से अपन ने 4 इलेक्ट्रॉनों को ले लिया। 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, जितनी अपनी मर्जी है उतना आप ले सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में आएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हम जानते हैं कि जितने मतलब धारा को समझने के लिए अपन ने एक बात की थी कि धारा को समझने के लिए अपन ने किया था कि भाई पानी का जैसे फ्लो होता है वैसे ही धारा का फ्लो होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस प्रकार से, तो अब ये इलेक्ट्रॉन चले गए इस प्रकार से यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि जितना पानी इस साइड से डाला अपन ने उतना ही पानी तो इस साइड में जाएगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए अपने पास में इस साइड में। क्लियर बात? ठीक है, अब ये जो वापस पानी इससे डाला अपन ने तो यहां से यहां इतना ही जाएगा अपने पास में। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? यहां पे। तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो अब मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहां से कि मान लिया कि इसके अंदर से धारा I1 प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर से I2 प्रवाहित हो रही है और इसके अंदर से I3 प्रवाहित हो रही है। तो पहला है अपने पास में कौन सा सही होगा? ये I1 बड़ा होगा I2 से, I2 बड़ा होगा I3 से। एक तो ये ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में I1 छोटा होगा I2 से। ठीक है, और I2 छोटा होगा I3 से। क्लियर बात? तीसरा है अपने पास में कि I1 बराबर होगा I2 के, I2 बराबर होगा I3 के। और चौथा ऑप्शन है अपने पास में नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अपने को इसका आंसर अपने को बताना है। तो सोचिए आप 2 मिनट
कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप पॉज लेके सोच सकते हैं कि कितना आंसर आएगा इसका। तो अब आपने कर लिया होगा सॉल्व, आंसर बताएं कमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि अब मैं बताता हूँ आपको, हमने देखा है कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हमने धारा की डेफिनेशन पढ़ी है कि जो अपने पास में जो आवेशों की गति है उससे धारा उत्पन्न होती है। तो जितना पानी इधर गए, जितना धारा इधर गई, उतनी ही तो धारा यहाँ आई। जितनी धारा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 4 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं और चारों ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। कहने का मतलब कि यहाँ पे धारा जितनी थी उतनी ही धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है और उतनी ही धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है धारा के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर तो कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ मैं यहीं पे। अब मैं बात करता हूँ कि इनका जो वेग होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पे इसका वेग मैंने मान लिया यहाँ पे v1 माना, इसका वेग माना अपन ने v2 मान लिया, इसका वेग माना अपन ने v3। तो वापस उसी अकॉर्डिंग अपन ए ऑप्शन लेते हैं। v1 का मान v2 से बड़ा होगा और v2 का मान v3 से बड़ा होगा। बी ऑप्शन ले रहे हैं अपन। इसी प्रकार से v1 का मान v2 से छोटा होगा और v3 का मान v2 से बड़ा होगा। ऐसे ही सी ऑप्शन है अपने पास में v1 बराबर v2 बराबर v3। ठीक है, डी ऑप्शन है अपने पास में नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अब आप बताइए कि किसका वेग ज़्यादा होगा, किसका वेग कम होगा। हाँ, ये पहले अपन ने डिस्कस किया है पहले। ठीक है, अगर आपने ध्यान से लेक्चर को पढ़ा होगा तो अपन ने ये बात बताई थी पहले कि जब अपने पास में 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे अपने पास में अपन वापस पानी वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिया कि ये एक छोटा, ये एक पतला पाइप है, ये एक मोटा पाइप है, ये सबसे ज़्यादा मोटा पाइप है। तो यहाँ से अगर पानी जाता है तो यहाँ पे तुम पाओगे कि यहाँ पे इसका वेग क्या रहता है, थोड़ा कम रहता है कंपेरेटिव दिस, है ना। इसके कंपैरिजन के अंदर इसका वेग कम रहता है, इसका वेग और भी ज़्यादा रहता है। यानी कि क्षेत्रफल जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे पानी जितना गया था उतना का उतना बाहर निकलना है। जितना 4 इलेक्ट्रॉन गए हैं उतने के उतने इस साइड में जाने हैं सारे के सारे। तो जितना पानी अंदर गया था उतना ही पानी बाहर भी निकलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे स्पेस और भी कम है। तो यहाँ पे इसका वेग बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या बढ़ जाता है, इसका वेग बढ़ जाता है। तो वेग बढ़ जाता है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा वेग किसका होगा, v1 का, फिर बाद में v2, फिर v3। यानी कि इसका आंसर होगा ये वाला। आप खुद ने ट्राई किया होगा कि अगर अपन क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं, पाइप से पानी फ्लो हो रहा है इस साइड से इस साइड में। ठीक है, तो अब पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, जितना पानी पाइप से पानी इस साइड में गया उतना ही पानी इस साइड में निकलेगा। तो हमने क्या किया, उस पाइप को हम कभी कभी ऐसा करते हैं, उसका क्षेत्रफल कम कर देते हैं, आधा प्रेस करके आधा बंद कर देते हैं इसको। तो आप देखोगे कि पानी पहले इस वेग से यहाँ तक आ रहा था, तो अब वही पानी दूर जाएगा। यही बर्नौली थ्योरम है, जितना पानी गया उतना ही बाहर निकलेगा, भले ही उसको डबल स्पीड से निकलना पड़े। तो ये एक चीज़ अपने को पता चल गई। तो अपने को पता चला कि जब दोनों अलग अलग मटेरियल, मतलब अलग अलग अपन क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रफल के तार ले रहे हैं, लंबाई समान ली है अपन ने, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे धारा तो समान प्रवाहित हो रही है लेकिन वेग अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब कुछ तो चेंज हो रहा है इसके अंदर। ठीक है कि नहीं, कुछ तो चेंज हो रहा है। तो अब वो चेंज आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के मध्य की जो दूरी है वो क्या है, थोड़े दूर दूर है, और यहाँ पे ये थोड़े और पास पास में आ गए। इनके बीच की दूरी क्या हो गई, कम हो गई। इनके बीच की दूरी और भी कम हो गई। जब अपने पास में कण आ जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो उसका घनत्व ज्यादा है। उसका घनत्व क्या है, ज्यादा है। तो वही चीज कहलाती है धारा घनत्व। यानी कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व। यानी कि मैं लिख सकता हूं यहाँ पे J बराबर कितना होता है, I बट्टा A। J बराबर कितना होता है, I बट्टा A। तो क्वेश्चन नंबर मैं 3 लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले के अंदर J1 बराबर I1 बट्टा A1, A ऑप्शन है। B ऑप्शन है J2 बराबर I2 बट्टा A2। सी है अपने पास में J3 बराबर I3 बट्टा A3। ठीक है, ये तीनों है अपने पास में। तो आप बता सकते हो कि कौन सा ज़्यादा है। हम जानते हैं कि धारा तो सब में समान है, लेकिन क्षेत्रफल जिसका कम होगा, जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसी का तो धारा घनत्व ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा तो इसका है। ठीक है, और सबसे कम किसका होगा, इसका होगा। और इसका क्या होगा, मध्यम। कहने का मतलब जो J1 का मान है वो बड़ा होगा J2 से, और J2 का मान किससे बड़ा होगा, J3 से। बात समझ में आ रही है। तो धारा घनत्व क्या है, एकांक क्षेत्रफल में
से गुजरने वाली धारा ही क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। यहाँ पे वेग सबका अलग अलग होगा और धारा घनत्व क्या होगी? अलग अलग होगी। तो बात क्लियर हो रही है। तो ये है अपने पास में धारा घनत्व का कॉन्सेप्ट। अब घनत्व को देखते ही मेरे दिमाग में एक चीज जरूर आती है, अपन ने पढ़ा भी होगा पहले भी, घनत्व है। जैसे कि द्रव्यमान घनत्व अपन ने पढ़ा, तो द्रव्यमान बट्टे आयतन। ऊर्जा घनत्व अपन ने पढ़ा, तो ऊर्जा बट्टा आयतन। धारा घनत्व क्या हुआ? जबकि धारा घनत्व में अपन क्या ले रहे हैं? धारा बटा क्षेत्रफल। ये तो नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। ऐसा थोड़ी ना होगा, अगर वहां पे अपन आयतन ले रहे हैं तो यहाँ पे भी आयतन लेना चाहिए ना। अरे जब अपन ने क्या किया, द्रव्यमान अपन ने घनत्व की बात करते हैं तो वो उसको एक्चुअल में पूरा नाम होता है द्रव्यमान घनत्व। तो द्रव्यमान घनत्व क्या हुआ? द्रव्यमान बट्टे आयतन। ये मुझे पता है, सबको पता है ये बात। ऐसे ही अपन ऊर्जा घनत्व को आगे लेंगे तो ऊर्जा बट्टे आयतन। जबकि ये जो है हम क्षेत्रफल के अंदर लेते हैं, जबकि ये भी आयतन के अंदर आना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आवेश प्रवाहित होते हैं, वो सिर्फ क्षेत्रफल से होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो बाहरी सरफेस है उससे होते हैं, तो क्षेत्रफल से उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से अपन क्या ले रहे हैं? इसको एकांक क्षेत्रफल के लिए काम में ले रहे हैं। ठीक है बात। तो यहां से अपन ने ये देख लिया, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि धारा घनत्व अपन बहुत जगह पे अपन निकालते हैं, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा निकालते हैं। जैसे कि अपन मान लेते हैं वही जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा होगा कि भाई ये 100 सेवों के मूल्य इतने हैं तो इसका मूल्य कितना होगा? 100 सेवों के इतने रुपए लगते हैं तो 500 सेवों के कितने रुपए लगेंगे? तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, तुम्हें पता हो तो? पहले अपन एक सेव का मूल्य निकालते हैं, ठीक है, ताकि फिर 500 से उसको मल्टीप्लाई कर दे और आंसर आ जाए। ऐसा ही क्या है, एकांक क्षेत्रफल का निकालेंगे अपन, एकांक क्षेत्रफल का निकालेंगे, फिर बाद में संपूर्ण के साथ में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे या फिर अपन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल धारा अपने पास में प्राप्त हो जाएगी। इसलिए एकांक के लिए निकालना जरूरी है, हमेशा हर कंडीशन में हम एकांक के लिए करते हैं। फ्लक्स में भी अपन ने ऐसा ही किया था। और हम बात करते हैं कि ये अपने पास में हो गया धारा घनत्व, ठीक है। तो चलिए अब इसके एक दो क्वेश्चन अपन करते हैं जिससे और ज्यादा ये क्लियर हो। तो पहले अपन धारा घनत्व को थोड़ा सा उस फॉर्म में लिख लेते हैं जैसा कि बोर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व, ठीक है। तो मान लिया अपने पास में ये तार है, तार का क्षेत्रफल ये है, ठीक है। धारा इस साइड में फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये धारा फ्लो हो रही है इस साइड में, ठीक है। तो यहां पे हम जानते हैं कि इसका जो यानी कि ये तार है, यहां से धारा फ्लो हो रही है इस साइड में, तो क्षेत्रफल किसका लिया जाता है? इसका, ठीक है। अब यहां का इसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, जैसा कि अपन ने पढ़ा है पहले। सदिश राशि है जिसकी दिशा तल के लंबवत है, यानी कि इसी दिशा में होगी, यानी कि यहां पे क्या होगा? ds की दिशा या a की दिशा होगी, ठीक है बात। तो यहां पे आएगा j बराबर i बट्टा a, ये बराबर i बट्टा a। अगर यही इस कंडीशन में आ जाए तो भी अपन इसको कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया कि तार इस प्रकार से है ना, धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, तो I तो इस साइड में है जबकि A इस साइड में आ गया, ठीक है। तो यहां पे हम जानते हैं कि इसको घटकों में वियोजित करेंगे तो ये थीटा है, तो इस वाला ये घटक कौन सा होगा? A cos थीटा। तो हम इसका दोनों का मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, J बराबर कितना लिखेंगे अपन? I बट्टा A cos थीटा, ठीक है। तो I बराबर कितना होगा? JA cos थीटा। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं J डॉट A, क्लियर बात। तो ये हुआ अपने पास में धारा घनत्व, ठीक है। अगर हम इसको समाकलन फॉर्म में लिखना चाहें तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, अल्पांश के लिए लिख रहे हैं तो J बराबर DI बट्टे DA, क्लियर बात। चलिए, तो ये हो जाता है अपने पास में धारा घनत्व। अब अपने को ध्यान रखना है कि ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि। हम जानते हैं कि सदिश राशि है अपने पास में जिसकी दिशा जो होती है धारा की दिशा में ही होती है, धारा की दिशा में ही होती है। अब अपने को ऐसा लगता है कि फिर धारा तो क्या है अपने पास में खुद अदिश राशि है, तो धारा की दिशा में सदिश राशि कैसे होगी? अब धारा तो क्या किया जाता है? पूरे तार की ली जाती है, जबकि ये एकांक पॉइंट पर लिया जाता है, एक पॉइंट के ऊपर लिया जाता है। तो एक पॉइंट के ऊपर तो धारा की दिशा होती है ना निश्चित। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है अपने पास में धारा, ये धारा घनत्व सदिश राशि कहलाती है। इसका मात्रक अपन निकाल सकते हैं। मात्रक आप देखिए कितना आएगा? J बराबर I बट्टा A, तो एम्पियर बट्टे मीटर स्क्वायर। डायमेंशन विमा अपन निकाल सकते हैं, कितनी आएगी अपने पास में? A1 L माइनस का
2। तो ये अपने पास में धारा घनत्व का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब अपन इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए कुछ इसके न्यूमेरिकल्स अपन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, बहुत अच्छे से खुद के नोट्स बनाइए और साथ साथ में टेलीग्राम पे जो नोट्स दिए जाते हैं वो भी आप लिखते रहिए। चलिए, तो धारा घनत्व के ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अपने को सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने को बताता है कि एक चालक तार है जिसकी त्रिज्या r है और इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि धारा घनत्व, सॉल्यूशन अपन देखते हैं, सॉल्यूशन आप भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो J बराबर होता है अपने पास में I बट्टा A। A बराबर कितना होता है? I बट्टा A। तो I बट्टा A, इसका A क्षेत्रफल, इस चीज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये तो अपने पास में एक वृत्त टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आपको आसानी से इसका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में, एक बेलन आकार का क्या है? चालक तार है जिसकी बाहरी त्रिज्या R2 है और आंतरिक त्रिज्या है R1। तो हमें क्या करना है? इससे निर्गत धारा का मान ज्ञात करना है और ये अपने पास में कुछ ऑप्शंस है। तो आप खुद पहले ट्राई कर सकते हैं, पॉज करके मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो हम जानते हैं कि I का जो मान है वो कितना आना है। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं कि ये इसकी सेंटर लाइन है, ये इसकी केंद्रीय रेखा। तो यहाँ से ये जो त्रिज्या है वो तो कितनी है? R2। ठीक है, और ये त्रिज्या कितनी है? R1 है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो इसके लिए धारा घनत्व निकालेंगे। तो धारा घनत्व का मान हम निकालेंगे, तो J1 बराबर I, धारा घनत्व नहीं, अपने को धारा का मान पूछा है, तो I बराबर कितना होता है? I बराबर J A। ठीक है, तो यहाँ पे I बराबर आएगा अपने पास में I1 मान लेता हूँ मैं पहले वाली कंडीशन में। तो J1 का मान, ये तो J A का मान होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है? R2, तो पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकालेंगे इसको, I2 मान लेते हैं भले, और इसी प्रकार हम निकालेंगे इसको अगले को। तो ये आया I1 बराबर J पाई R1 का स्क्वायर। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे क्योंकि बड़े में से छोटा घट जाएगा, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो J और पाई तो कॉमन आ जाएगा। तो डेल्टा ऑफ I यानी कि I का जो मान आएगा अपने पास में कितना आएगा? J पाई इंटू में R2 का स्क्वायर माइनस का R1 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसका तुरंत प्रभाव से ये आंसर आ जाना है। ठीक है, तो बहुत आसानी से निकलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं अपने लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस है, इससे अपने को थोड़ा आइडिया लगता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर। अगला है अपने पास में, अगला है कि एक ब्लॉक है इस प्रकार से, एक चालक ब्लॉक है, इसके अंदर से I धारा इस साइड में प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से इसका धारा घनत्व का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? धारा घनत्व का मान ज्ञात करना है। अब इस ब्लॉक की लंबाई तो कितनी है? L है, इसकी ऊंचाई है कितनी? H, और इसकी चौड़ाई कितनी है? B है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि धारा घनत्व तो कितना होता है? J बराबर I बट्टा A। J बराबर कितना होता है? I बट्टा A। तो I करंट तो फ्लो हो रहा है, तो I बट्टा A। और A का मान कितना आएगा? A का मान कितना आएगा? हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल, ये इस एक प्रकार का आयत बनेगा, तो ये तो लंबाई, तो ये क्या होगा? इसकी ये गुणा ये, इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना आएगा? इसकी ये तो है अपने पास में H और ये आएगा B। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ I बट्टा कितना आएगा? बोलो भाई, BH, I बट्टा BH। तो I बट्टा LH तो गलत है क्योंकि लंबाई ये वाली आ गई, अपने को तो क्षेत्रफल देखना है इस साइड का, तो ये I बट्टा BH अपने को क्लियर हो जाएगा। तो इतनी आसानी से अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट के ऊपर अपन बढ़ते हैं जो कि है धारा घनत्व व अपवहन वेग में संबंध। नेक्स्ट है अपने पास में धारा घनत्व व अपवहन वेग में संबंध। धारा घनत्व अपन ने निकाला है J, और अपवहन वेग हम जानते हैं जो कि अपन ने पढ़ा है VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो दोनों के अंदर अपने को संबंध स्थापित करना है। तो चलिए अपन देखते हैं। तो हम मानते हैं कि अपने पास में एक कोई चालक तार है, तो ये अपन ने चालक तार ले लिया और इसकी लंबाई ले ली अपन ने L।
ठीक है। इसके अंदर अपन जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। तो अपवहन वेग प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके सिरों पर क्या करना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी। तो ये अपन ने लगा दिया, ये एक सिरा है इसका, ये दूसरा सिरा है, और यहाँ पे अपन ने कनेक्ट कर दी एक बैटरी। ठीक है, तो ये अपन ने बैटरी कनेक्ट कर दी। तो यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा E, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट। तो इसके अंदर जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रहा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रहा, ये रहा, ये रहा। अब ये एक निश्चित वेग से इस दिशा में गति करते हैं। सिंपल सी बात है, नेगेटिव से इस साइड में जाएंगे ये। अपवहन वेग जो इसका जो औसत वेग कहलाता था, यही वेग तो क्या कहलाता था, अपवहन वेग कहलाता था। बात आ रही है ना समझ में? तो चलिए अपन ये देखते हैं। तो मान लिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो Q सिरे से P सिरे तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं? Q सिरे से P सिरे तक जा रहे हैं। ठीक है बात। तो मान लेते हैं अपन कि यहाँ पर एकांक आयतन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सबसे पहले तो अपने को देखना पड़ेगा कि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है, सब चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, माना एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो अपन ने ले ली स्मॉल m है एकांक आयतन में। ठीक है, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, जो कि अपन ने ले ली n। एकांक आयतन में इतनी है, तो यहां पे हम लेंगे तो स्मॉल n बराबर कितना होगा? स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटे V, एकांक आयतन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो कैपिटल N बराबर कितना लिख सकता हूं मैं? NV। कितना लिख सकते हैं अपन? NV। ठीक है, इसका आयतन अपन निकालेंगे। तो हम इसका आयतन निकालते हैं, तो ये क्षेत्रफल गुणा ये लंबाई अगर अपन कर देते हैं तो इसका क्षेत्रफल अपन मान लेते हैं A। ठीक है, या फिर पाई r स्क्वायर, इसकी त्रिज्या अपन r मानते हैं तो पाई r स्क्वायर, या फिर इसको A और इसकी लंबाई ये, तो इसका टोटल आयतन अपने पास में आ जाएगा। तो आयतन कितना होगा इसका? आयतन होगा V बराबर A गुणा L, AL। तो N बराबर कितना प्राप्त होगा? NaL। क्लियर? तो कैपिटल N बराबर कितना प्राप्त हुआ? NaL। तो ये हो गया अपने पास में इसका कुल आयतन और यहाँ पे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन अपना काम क्या है? अपवहन वेग इन दोनों में संबंध स्थापित करना, धारा में संबंध स्थापित करना। तो धारा का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि I बराबर Q/T होता है। क्या होता है? धारा बराबर I बराबर Q/T, यानी कि पहले तो अपने को Q का मान निकालना पड़ेगा। ये सब अपन जो तामझाम कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं Q का मान निकालने के लिए। तो हम जानते हैं, we know that Q बराबर कितना होता है? Ne। अरे जानते हैं ना, आवेश के क्वांटीकरण से अपन ने पढ़ा था कि Q बराबर प्लस माइनस का Ne, जो कि पहले चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ लिया था। तो Q बराबर N का मान कितना है? NaL। ये कितना प्राप्त हुआ? NaL। क्लियर बात? तो यहाँ पे NaLe अपने पास में ये प्राप्त हो गया। तो ये अपन ने आवेश का मान तो निकाल लिया। अब आवेश आया है तो धारा भी आएगी। ठीक है, आवेश आया है तो अपने पास में धारा भी आएगी। तो धारा I बराबर कितना होता है? Q/T। और यहाँ पे अपन इसका मान रखेंगे। अगर Q अपने पास में ये प्राप्त हुआ है तो Q का मान ये रहा, तो ये आया NaLe/T। अरे बात समझ में आ रही ना? हमें क्या करना है? धारा घनत्व, ठीक है, धारा घनत्व या अपवहन वेग में संबंध निकालना है। ठीक है, दोनों अपन निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे धारा व अपवहन वेग में भी संबंध अपन निकाल सकते हैं। दोनों संबंध अपन निकाल सकते हैं। तो I बराबर हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर कितना होता है भाई? दूरी बटे समय। तो यहाँ पे इसकी जो चाल है, इसकी चाल तो अपन कितनी मानते हैं? VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो
Vd है अपने पास में, और दूरी यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं Q से लेके P तक, तो इसने कितनी दूरी तय की है L, तो ये आया L, और समय कितना है अपने पास में T, ठीक है। यानी कि मैं L/T को Vd लिख सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है, मैं L/T को मैं Vd लिख सकता हूँ। वापस रिपीट करें, देखिए L/T को चाल बराबर दूरी बटे समय से अपन क्या कर सकते हैं, Vd लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे NA VDE, ठीक है। या फिर इसको याद रखने के लिए अपन लिख सकते हैं NEA VD। तो ये अपने पास में आया, अपने पास में ये संबंध, ठीक है बात। तो ये आया अपने पास में धारा और अपवहन वेग में संबंध। तो एक रिलेशन तो अपन ये भी निकाल सकते हैं, धारा और अपवहन वेग में संबंध। अब धारा घनत्व व अपवहन वेग में संबंध भी निकाल सकते हैं। तो धारा घनत्व की डेफिनेशन से अपन जानते हैं J = I/A, ठीक है। दोनों तरफ A का अपन भाग देंगे तो यहाँ पे तो बनेगा J, और यहाँ से A से A कैंसिल, तो NEVD अपने को प्राप्त होगा धारा घनत्व। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अपने पास में दो रिलेशन निकल के आ जाते हैं, धारा व अपवहन वेग के अंदर संबंध व धारा घनत्व व अपवहन वेग के अंदर संबंध, दोनों संबंध अपन ने प्राप्त कर लिए। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा है धारा व धारा घनत्व व अपवहन वेग में संबंध अपन निकाल चुके हैं, और यहाँ तक अपने दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। तो पहला टॉपिक अपन ने किया था आज किया था अपन ने धारा घनत्व, फिर बाद में इसका संबंध निकाला था धारा के साथ में और अपवहन वेग के साथ में। बात समझ में आ रही है। तो चलिए आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद में अपन ओम के नियम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप नोट्स बनाइए, लिखते रहिए, जिससे आपके सारे फंडे क्लियर होते रहें। अगर आपके पास में नोट्स अवेलेबल नहीं हैं, आप नोट्स चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, और वहाँ से आप अपने नोट्स कॉपी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि वही नोट्स आप खुद लिखें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।